मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन शायद यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबसे पुराना ताल्लुक तौसीफ साहब से शायद मेरा उनसे ताल्लुक 1966 से, और वो इस तरह है कि मैं उनका शागिर्द मैं गॉर्डन कॉलेज में, और मैंने उनसे उर्दू भी सीखी और शायरी भी सीखी। गो मैं बहुत अच्छा स्पेसिमन नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले थोड़ा सा राइट अप लिखा था, तो वो बिल्कुल जाती सा है, और गॉर्डन कॉलेज के भी चूँकि जिक्र है बहुत ज़्यादा, और वो जाती भी है और थोड़ा सा बदजाती भी है, और आपको शायद पसंद आता है इस वजह से। हमारे ज़माने में पंजाब के जिन दो थानों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में सबसे ज़्यादा कत्ल और लड़ाई झगड़ों की वारदातें होती थी, वो थे थाना चौंतरा और थाना टेक्सला। चौंतरा का तो पता नहीं क्यों, लेकिन टेक्सला की बड़ी वजह यह थी कि यहाँ के मुकामी लोगों के दो बड़े कारोबार थे जिन्हें चलाने के लिए बंदे का गुंडा होना ज़रूरी था। एक था ट्रांसपोर्ट और दूसरा स्टोन क्रशर। इन हर दो कारोबारों में शरीफ आदमी का गुजारा ज़रा मुश्किल था। ऐसे में मुझ जैसा 18 साल नौजवान जो टेक्सला का रहने वाला हो, जिसकी वालदा एक पख्तून हो और जिसे बॉडी बिल्डिंग का शौक हो, तो उसका सेंट मेरीज और कॉन्वेंट में पढ़ना भी क्या ख्वाब बिगाड़ सकेगा। सोने पे सुहागा ये कि पला बड़ा भी रावलपिंडी की कमेटी मोहल्ले में हो, जो तब जेब कतरों, बदमाशों और शराबियों का गढ़ था। बस दो आदमी थे जिनसे सब बदमाश डरते थे। एक था रफीक भट्ट, जो बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर एशिया रहा था, और दूसरा साईं आरफ, जिसे पहलवानी का शौक था। शाम को मस्कीन के होटल पे घटिया शराब, जिसे उर्फ आम में चिड़ी कहते थे, पीकर उल्कबाड़ा करने वालों का इकट्ठ रोज का मामूल था। वैसे इतलान अर्ज ये है कि शराब का जेनरिक नाम टिंचर जिंजिबेरेस है, और उसकी बोतल पर चिड़िया की तस्वीर बनी होती थी। इसी मुनासबत से ये चिड़ी के नाम से मशहूर था। मेरा आइडियल रफीक भट्ट था, जिसकी देखा देखी मैंने और मेरे कज़न ने भी बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी, और थोड़े ही अरसे में अच्छा भला तनसाल बन गया था। मोहल्ले में तो चूंकि सब मेरे खानदान को जानते थे, इसलिए कभी लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आई, लेकिन शहर में मैं जहाँ भी गया लड़ लड़ा के ही वापस आया। ये बात है 1966 की, जब मैं मैट्रिक पास करके गॉर्डन कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ। मदरजा वाला तहरीर का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अंदाजा हो जाए कि जब मैं गॉर्डन कॉलेज में दाखिला लिया तो मेरे हालात कैसे थे। कॉलेज में गालिबन तीसरा दिन था या चौथा, जब मैंने खुद को तौसीफ तबस्सुम साहब की उर्दू की क्लास में खुद को पाया। उन दिनों मिशनरी स्कूलों में उर्दू 6 स्टैंडर्ड से शुरू की जाती थी। इससे आप मेरी इस मजमून पे दस्तरस का बखूबी अंदाजा लगा सकते। मैंने क्लास के सबसे पीछे वाली कतार में खिड़की के साथ वाली सीट पे बैठना पसंद किया, ताकि बवक्त जरूरत छलांग लगा के क्लास से फरार हुआ जा सके। तौसीफ साहब उस दिन मिर्जा गालिब पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने ये कहा कि गालिब को शराब नोशी की आदत थी, तो मैंने कदर बुलंद आवाज में कहा, चिड़ी पीते थे। इस पर उन्होंने किताब से नजरें उठाते फरमाया कि ये कौन सा बोले। इस पर मैंने हाथ बुलंद कर दिया। उस्ताद ने मुझे खड़ा होने के लिए कहा और फिर सर से पैर तक जायजा लेते हुए कहने लगे, बरखुरदार, अगर खुदा ना खास्ता आपका जिक्र कहीं किताबों में आया तो यही लिखा होगा। इसके बाद कहने लगे, आप क्लास से तशरीफ ले जा सकते हैं, और ये कि 1 हफ्ता तक आने की जहमत न कीजिएगा। मैंने खिड़की से छलांग लगाई और कॉलेज कैंटीन में जा बैठा। तौसीफ साहब ने जिस महज़ब तरीके से मुझे सजा दी थी, उसने मुझे शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा कि वो मुझे दफा हो जाओ कह के भी क्लास से निकाल सकते थे, मुझे पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले जा सकते थे, क्लास में बेइज्जत भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। बस मैंने ठान ली कि अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले उनसे माफ़ी मांगूंगा। अगले दिन जब क्लास शुरू होने से पहले सारी क्लासरूम के बाहर जमा थी, तो मेरे जहन में अचानक ये ख्याल आया कि अगर आज मैंने माफ़ी मांगी तो तौसीफ साहब समझेंगे कि क्लास में हाजिरियाँ कम होने के खौफ ने मुझे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। ये ख्याल आते ही मैंने सोचा कि 1 हफ्ते बाद क्लास अटेंड करते वक्त माफ़ी मांगूंगा। इससे पहले कि मैं वहाँ से मुड़ता कि मैंने अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस किया। मुड़ के देखा तो तौसीफ साहब थे। मुझे अपने साथ क्लास में ले गए
और सबसे आगे वाले बेंच पर बिठा दी, और ये कि जैसे गुज़िश्ता दिन कुछ हुआ ही ना। अब वो मुझ पर खुसूसी तवज्जो देने लगे, मुझे साथ लाइब्रेरी ले जाते, वहाँ विलियम साहब लाइब्रेरी इंचार्ज से किताबें मेरे नाम इशू करवाते और मुझे पढ़ने की ताकीद करते। अगले 2 सालों में वलीद अकनी से लेकर फैज साहब तक शायद ही कोई बड़ा शायर हो जो उन्होंने मुझसे नहीं पढ़वाया। एक आध मरतबा तो मुझे विलियम साहब ने यह भी बताया कि तौसीफ साहब आते थे और पूछते थे कि शायद ने कौन कौन सी किताब इशू करवाई। अब मुझे हैरत होती है कि उन्होंने मुझे ज़्यादा शायरी की किताबें पढ़ने के लिए क्यों कहा, जबकि मुझ में कोई शायराना बात तो सिरे से थी ही नहीं। इन 2 सालों में मैंने तौसीफ साहब की शायद ही कोई क्लास मिस की होगी। शायरी पढ़ने से और तौसीफ साहब की खास तवज्जो से यह हुआ कि मेरी शख्सियत में जिस्मानी मजबूती से ज्यादा ज़हनी बालिदगी की अहमियत बढ़ने लगी। मार कुटाइयाँ और बदमाशियाँ ऐसा तक कम होती गईं और इल्म दोस्ती बढ़ने लगी। शायरी ने दिल को कुछ उदास भी बख्शा, मगर तब तक दिल पे कोई चोट नहीं लगी थी। ये मौका कॉलेज में को एजुकेशन ने और मखलूत लाइब्रेरी ने मुहैया कर दिया। बस अब क्या था, बॉडी बिल्डिंग और लड़ाई झगड़ों ने रज्जुगों और सिगरेट नोशी के हाथ पे बैत कर ली। गोया कैटरपिलर का तितली बनने का अमल शुरू हो गया। एक रात मेरे जहन में कुछ अशार आए। पहले तो मैं समझा कि शायद किसी कहीं पड़े हुए हैं, लेकिन जब तवातर से आमद होने लगी तो शक यकीन में बदल गया कि मेरे अपने ही है। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये किसी को सुनाने के काबिल है भी कि नहीं। तो कुछ करीबी दोस्तों को ये कहकर सुनाया कि किसी और के हैं। जब काफी दोस्तों ने तारीफ वगैरह की तो हौसला हुआ कि अब ऐलान कर देना चाहिए। उस दिन जो सबसे पहला दोस्त मिला वो प्रोफेसर वहीद मिर्जा था, जिसे बताया कि कुछ अरसे जो अशार सुना रहा हूँ वो दरअसल मेरे अपने हैं। बस फिर क्या था कि बकौल हमारे इलाके के एक अखान के कि नाइयाँ सुने तो गराइयाँ सुने, कि उसने अगर गांव के हजाम ने बात सुन ली है तो समझो कि तमाम गांव ने सुन ली है। बात सारे कॉलेज में फैल गई, यहाँ तक कि तौसीफ साहब तक भी पहुँच गई। कुछ दिन बाद मुझे ढूंढते हुए कॉलेज कैंटीन में आए और मुझे आवाज़ दे के बुलाया और कहा कि सुना है तुमने शायरी शुरू कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता मुझे अपनी गज़लें लिख के मुझे कहने लगे मुझे अपनी गज़लें लिख के दो, मैं स्टाफ रूम में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कापी से सवा पढ़ा और अपनी 2 गज़लें लिख के उन तक पहुँचा दी। वो रात इस उधेड़पन में गुजरी कि न जाने तौसीफ साहब क्या कहेंगे। दूसरे दिन मुझे जब मिले तो उनका चेहरा खुशी और फख्र से दमक रहा था। कहने लगे भाई तुम तो शायर हो, मुझे बस एक आध लफ्ज़ इर्द करने की ज़रूरत महसूस हुई, बाकी बिल्कुल ठीक। उन्होंने वो दोनों गज़लें कॉलेज की मैगजीन गॉर्डोनियन में छपा दी, जिसके उर्दू सेक्शन के वो इंचार्ज थे। वो मेरे उर्दू के तो उस्ताद थे ही थे। उस दिन से वो मेरे शायरी के भी उस्ताद हो गए। हालांकि कुछ साल बाद मुझसे शायरी छुट गई, लेकिन जो जोत उन्होंने मुझ में चलाई थी वो 40 साल दबी रहने के बाद आज से 5 साल पहले दोबारा रोशन हुई और फिर एक किताब की सूरत में मंजर आम में आई। मैं जब अपनी किताब का मुसवदा लेके उनके पास हाजिर हुआ तो उन्होंने सेहत की खराबी के बावजूद न सिर्फ अंग्रेजी से उसे पढ़ा, उस्तादाना मशवरे दिए, बल्कि एक राइटअप भी लिखा जो न सिर्फ इस किताब का हिस्सा है बल्कि उनकी मोहब्बतों की एक अनमोल निशानी भी। तौसीफ साहब से दोस्ती का सिलसिला, दोस्ती विद इन्वर्टेड कॉमा का सिलसिला 1973 से शुरू हुआ, जब मेरे यार हबीब खान ने कॉलेज कैंटीन का ठेका ले लिया। हबीब को रोजाना अपने गांव गोल्डा आने जाना पड़ता था, तो इस ठेके से एक फायदा तो यह हुआ कि 4 पैसे आने लगे और दूसरा ये कि उसने कैंटीन से मुल्का कमरे में रिहाइश इख्तियार कर ली और यूं रोज आने जाने की तकलीफ से बच गया। शाम को ये कैंटीन पाक टी हाउस में तब्दील हो जाती। तौसीफ साहब, आफ्ताब इकबाल शमीम और अजमल नियाजी तो कॉलेज में पढ़ाने के बावस आते ही थे। खाकान खावर, डॉक्टर इब्रार और अनवर मसूद भी आ जाया करते। सीनियर जूनियर की तमीज़ खत्म हो जाती और एक दूसरे पे हम जुमलाबाजी की सबको इजाज़त होती। बस एक मरतबा मैं तौसीफ साहब से पिटते पिटते बचा, गो कि ये वाक़या कैंटीन का नहीं बल्कि कॉलेज रोड का है। तौसीफ साहब, आफ्ताब इकबाल शमीम, शाहिद सिद्दीकी और मैं सड़क पर इकट्ठे जाने किधर जा रहे थे कि अचानक तौसीफ साहब बोले, भाई मैंने अपनी शायरी की किताब का नाम फाइनल कर लिया। नाम होगा हवा बुर्द। ये पहले उनके ज़हन में, पहले शेरी मजमूए के लिए उनके ज़हन। इस पर आफ्ताब साहब ने कहा कि दरिया बुर्द भी हो सकता है। इस पर वो कुछ जिज्बिज तो हुए, लेकिन पुरानी दोस्ती की वजह से चुप रहे।
मुझसे नाराज है। मैंने कहा कि होने को तो खुर्दबुल भी हो सकता है। इस पर तौसीफ साहब ने दोनों तजवीज़ करदा नामों का गुस्सा मुझ पर निकाला और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़े। उस दिन मेरा हॉकी खेलना मेरे काम आ गया। हमारा पार्टी हाउस उस दिन खत्म हो गया जब एक दिन तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस कॉलेज में दाखिल हुई और स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करने के अलावा कैंटीन की सारी क्रॉकरी और कुर्सियां तोड़ गई, दराज में से कैश लूट कर ले गई, केक पेस्ट्रियां खा गई और चाय पी गई। जब तक तौसीफ साहब सेक्टर G9 में रहे तो वक्तन फवक्तन हाजिर होता रहता था। फिर जब वो बैरियर टाउन और फिर नेवल एनकरेज मुंतकिल हो गए तो मुलाकातें कम हो गई। अलबत्ता हर 15-20 दिन बाद उनका फ़ोन आ जाता या मैं कर देता। उनकी वफात से कोई महीना दो पहले एकेडमी ऑफ लेटर्स में उनके इजलास में एक फंक्शन होना था। मैं भी वहाँ पहुँचा, लेकिन आखिरी लम्हा इतला मिली कि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो नहीं आ पाएंगे। अगले दिन मैंने उन्हें फ़ोन किया और इजाज़त चाहिए कि मैं हाजिर होना चाहता हूँ। उन्होंने हाँ तो कर दी और घर की लोकेशन भी भेज दी, लेकिन जब मैं कोई घंटे डेढ़ बाद वहाँ पहुँचा तो उनसे मुलाकात न हो सकी, क्योंकि मेरे पहुँचने तक उनकी आंख लग गई थी और मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। जब बाद में उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो मुझे माजरत का मैसेज किया और कुछ दिनों बाद खुसूसी फ़ोन भी किया। थोड़े अरसे बाद पता चला कि वो अस्पताल में हैं और उनकी हालत ठीक नहीं। जब मैं उन्हें देखने के लिए पहुंचा तो वो आलूदगी की हालत में थे और ऑक्सीजन लगी हुई थी। मैं कोई आध घंटा वहाँ खड़ा रहा, उन्हें देखता रहा। 57 साल पर मुहीत ताल्लुक की सारी फिल्म आंखों के सामने चल गई। मैंने उनके सर पैरों को छुआ और ICU से बाहर निकल आया। अगले दिन उन्हें दफना के लौटा तो घर तक पहुंचते पहुंचते कई बार गाड़ी साइड पे रोकना पड़ी कि डुबडुबाती हुई आंखों से ड्राइविंग में मुश्किल पेश आ रही थी। अल्लामा इकबाल को जब अंग्रेज हुकूमत ने सर का खिताब देना चाहा तो अल्लामा ने ये शर्त रखी कि पहले उनके उस्ताद सैयद मीर अली को भी शमसुल उलमा का खिताब दिया जाए। अंग्रेज गवर्नर ने सैयद साहब के बारे में पूछते हुए सवाल किया, डिड ही राइट एनी बुक्स? इस पर अल्लामा ने जवाब दिया, आई एम द बुक दैट ही रोट। वो मैं कोई बहुत अच्छा स्पेसिमन तो नहीं, पर तौसीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में मेरे समेत ऐसी हज़ारों किताबें लिखी। मैं तितली तो नहीं बन सका, लेकिन तौसीफ साहब ने कम से कम मुझे कैटरपिलर नहीं रहने दिया। आज अगर मैं किसी काबिल हूँ तो उसमें बड़ा हाथ तौसीफ साहब का।